नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मिल्कीपुर में प्रचार थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी सार्वजनिक सभा या फिर रोड शो नहीं कर पाएंगे। फिर प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोट मांगेंगे। बीजेपी सांसद और विधायक ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई अब फाइनल राउंड में है। समाजवादी पार्टी जिस सीट को अपना गढ़ बताती आई है, उसे जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बागडोर खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। पिछले 6 महीने में सीएम योगी मिल्कीपुर में 6 रैली कर चुके हैं। योगी के 7 मंत्री प्रचार में जुटे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने यहां 1 रैली की और एसपी सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया। वहीं एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव भी यहां रैली कर चुके हैं। एसपी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। इसीलिए अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर में प्रचार के लिए डेरा डाला हुआ है। इन्होंने मुझे टिकट दिया और सामान्य सीट पर टिकट दिया और जनता जनार्दन ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और अखिलेश जी की कृपा ने हमें चुनाव जिताया। सारे देश में चलता है, दुनिया में चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। मिल्कीपुर हिंदू बाहुल्य सीट है। यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं। इनमें 1.25 लाख के करीब दलित वोटर्स हैं। ओबीसी वोटर्स दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनमें यादव सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। 60,000 के करीब ब्राह्मण और 25,000 के करीब ठाकुर वोटर्स हैं। बीजेपी यहाँ हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था, इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। इस सीट पर कमल खिलाने के लिए खुद सीएम योगी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रखी है। जहां 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या जैसी सीट पर जो फर्श से अर्श की तरफ ले गई भाजपा को, वहाँ की पराजय उसको साल रही है। तो इसलिए मिल्कीपुर चूँकि अयोध्या में आता है और इसलिए उस पर वो पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। मुख्यमंत्री वहाँ 5-6 बार जा चुके हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है, संगठन लगा हुआ है। वो हर कीमत पर मिल्कीपुर चुनाव को जीतना चाहते हैं, ताकि 24 की जो वो हार है उसको वो बैलेंस कर सकें। मिल्कीपुर में बीजेपी की तरफ से मंत्रियों की पूरी फौज है। सीएम योगी अब तक इस सीट पर 6 बार प्रचार कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अखिलेश, डिंपल और धर्मेंद्र यादव समेत 20 स्टार प्रचारक मिल्कीपुर में प्रचार करते दिखे। देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा ये बार बार दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी कितना हैरान और परेशान है। ये वहाँ पर जनता से मिलने नहीं जाते हैं, ये वहाँ पे प्रशासन से और आला अधिकारियों से मिल करके उनको बेईमानी के नए नए गुण सिखाने जाते हैं। जनता इनके साथ नहीं है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। और वहाँ मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है वो, जैसे पहले जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है, आज भी समाजवादी पार्टी को जनता जिताएगी। पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीती। समाजवादी पार्टी अपनी सीट भी हार गई। ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर एसपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है। वहीं बीजेपी के पास इतिहास रचने का अच्छा मौका है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। कल सीएम योगी ने मिल्कीपुर में एसपी पर तीखा निशाना साधा, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में रैली की और उन्होंने भाजपा पर पलटवार किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है। मिल्कीपुर के रिजल्ट को लेकर कुछ लोग टेंशन में हैं, इसीलिए यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम और उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी से ही अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि जो हार अखिलेश जी को पहले दिख रही है, जो जनता का मूड दिख रहा है, इसलिए वो पहले से ही कभी ईवीएम को दोषी बताते हैं, कभी अधिकारियों को दोषी बताते हैं। लोकतंत्र में प्रशासन का और इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष चुनाव कराना जिम्मेदारी होती है। अब इसमें हमारी सरकार के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश जी को कैसे पहले पता कि अधिकारी उसमें गड़बड़ करने वाले हैं? अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। अखिलेश जी पहले भी उपचुनाव हुआ, 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ, जिसमें वो कहते थे कि 2027 का सेमीफाइनल है, और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 सीटों पर भी उनके मार्जिन को कम कर दिया। करहल में वो 67,000 वोटों से जीते थे, मात्र 13,000 पर सिमट करके रह गए। तो उसके बाद जब हारते हैं तो ये सब बातें करते हैं। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव है, इसीलिए रो रहे हैं। वो आंसू बहाकर राजनीति कर रहे हैं। आज आपको रोना आ रहा है, आज आप अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव हो, और आज आपको दिख रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप पहले ही से अपनी छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिए। ये आंसू उस समय कहाँ थे माननीय सांसद जी, जब कुछ दिन पहले आप ही के साइकिल के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, कुछ नेताओं के ऊपर ऐसे ही एक दलित बच्ची के यौन उत्पीड़न और उसको प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। तब तो आपके मुंह पे दही जम गया था, आपने तो सुई और डोरे से अपना मुंह सिल लिया था। मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। लोकसभा में महाकुंभ हादसे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ हादसे की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने पर विपक्ष शर्मसार हो जाएगा। देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं।
महाकुंभ में वसंत पंचमी का अमृत स्नान करने पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने महाकुंभ की तैयारियों को अद्भुत और अलौकिक बताया। उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल खड़े करने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये साधु संतों का महाकुंभ है, ये राजनेताओं और सेलिब्रिटी का कुंभ नहीं है। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन देखकर अखिलेश बौखला गए हैं और बेवजह सनातन धर्म पर टिप्पणियां कर रहे हैं। पंचमी के पर्व पर अखाड़ों के शाही स्नान यानी अमृत स्नान का क्रम जारी है और निर्वाणी यानी अखाड़े के अब जो है यहाँ पर जो सन्यासी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर महंत राजू दास जी हैं, उनसे बातचीत कर दें। अबीर गुलाल के साथ हम लोगों ने निशान की पूजा किया। वसंत पंचमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या देश के होनहार नौजवान पीढ़ियों को दें, इसके लिए मंगल कामना किया। महाराज जी बताइए, कुछ नेता ऐसे हैं जो महाकुंभ पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर क्या संदेश? यह संतों का कुंभ है, राजनेता नेता सेलिब्रिटी का नहीं है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सुंदर कुंभ चल रहा है। इससे हताश और निराश होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशुद्दीन साहब फ्रस्ट्रेट हो गए। इसके नाते वो बयानबाजी करते हैं। क्या संदेश उनको अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश यादव को सिर्फ एक ही संदेश है, सनातन पे टिप्पणी करना बंद कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो इसी तौर पर एक बड़ी चेतावनी भी जो है यहाँ पर महंत राजू दास जी ने दी है और कहा है कि जो सनातन विरोधी है वो सनातन पर टिप्पणी करना बंद कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि दिव्य और भव्य कुंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है और इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे संत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पहली बार लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भूटान नरेश कल महाकुंभ जाएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाकुंभ पहुंचे हैं भूटान नरेश और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। कल प्रयागराज जाकर महाकुंभ में डुबकी भी लगाएंगे। तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पहली बार लखनऊ आए और सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर जिग्मे खेसर नामग्याल का स्वागत किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल महाकुंभ भी जाएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट आज संसद में पेश नहीं हुई। आगे ये कब पेश होगी ये स्पीकर तय करेंगे। वक्फ संशोधन बिल के जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी समेत कुछ सांसद वक्फ बिल को लेकर एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ की इतनी बड़ी जमीन है लेकिन समाज के उत्थान का काम नहीं हो रहा। जी, आप जेपीसी कमेटी के चेयरमैन थे जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर मंथन जिस पे हुआ, लेकिन ओवैसी समेत तमाम विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि आपने उनके नोट्स को उसमें शामिल नहीं किया है। हमारी रिपोर्ट 482 पेजेज की है जिसपे हमने पूरे देश के सभी राज्यों के गवर्नमेंट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, उन राज्यों के वक्फ बोर्ड, चाहे सिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, माइनॉरिटी कमीशन से, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, फॉर्मर जजेज के साथ, वाइस चांसलर के साथ, संगठनों के साथ, हाई कोर्ट के लॉयर्स के साथ और प्रोफेसर्स के साथ हमने डिटेल डिलिब्रेशंस के बाद रिपोर्ट तैयार की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपने लंबा मंथन किया, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात की, विपक्षी सदस्यों के साथ भी बात की। कैसा होने वाला है बिल? क्योंकि तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये जो वक्फ की संपत्ति है इसको खुर्द-बुर्द सरकार करना चाहती है, इसको टेक ओवर करना चाहती है। क्या स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं जनता को, कैसा ये बिल होगा? देखिए, सरकार को अगर ये अमेंडमेंट लेके आई तो उसकी मंशा साफ है कि वक्फ का जो वाकिफ करता है इसका पर्पज होता है रिलीजियस पर्पज, पॉयस पर्पज, चैरिटेबल पर्पज, लेकिन उसका लाभ आज मिल रहा। मैं आपसे सवाल करूं कि किस वक्त की प्रॉपर्टीज, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा हो, किसी की दवा हो रही, कहीं यूनिवर्सिटी हो, कहीं एजुकेशन में फ़ायदा हो रहा हो, किसी विधवा को, किसी महिला को, किसी खवातीन को, किसी पसमानदा गरीब मुसलमान को कोई मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, जबकि पूरे देश में वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी है। पासमानदा का आपने जिक्र किया है, पासमानदा को लेकर रिपोर्ट में क्या प्रावधान किया गया है? और शिया को लेकर भी चर्चा है कि शिया समुदाय की 2 जातियों को बाहर किया गया है इस कानून से, क्या है प्रावधान? किसी को बाहर नहीं किया है, बल्कि सबको ये मौका दिया है कि
अपना वक्फ बोर्ड में रहें, लेकिन अगर कोई अपने ट्रस्ट बनाना चाहता तो उसकी भी फ्रीडम है। और खबर अयोध्या से है, जहां वसंत पंचमी के मौके पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा। देर रात से ही लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठों और मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामनगरी में पवित्र सरयू में श्रद्धालु स्नान से काफी उत्साहित है। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। सरयू के घाटों पर जल पुलिस भी तैनात है। आज स्नान करने आए हैं भैया, इलाहाबाद से नहा कर आए थे हम लोग, तो उस दिन भीड़ में नहीं आ पाए थे, तो आज हम लोगों ने आकर नहाया धुलाया। बहुत अच्छा सा व्यवस्था है यहाँ। आज बसंत पंचमी है, उसी लिए नहा धोकर हम लोग बड़े फ्रेश होकर, बहुत यहाँ अच्छी इंतजाम हो रही है, व्यवस्था अच्छी है। हम गोंडा से आए हैं भैया स्नान करने। आज पंचमी है, बसंत पंचमी। हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भैया। वसंत पंचमी से ब्रज में होली की शुरुआत हुई है। बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेली है। भगवान ने अपने भक्तों को हुरियारे स्वरूप में दर्शन दिए हैं। भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहनकर भक्तों को दर्शन दिए। पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया और इसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए और इस मौके पर बांके बिहारी को विशेष भोग लगाया गया। मंदिर में आकर्षक सजावट की गई। वसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है। ऐसे में धर्म नगरी चित्रकूट में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन पूजन किए। कई प्रांतों से श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। नहीं स्नान कर पाएगा वो जीवन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालु सुचारू रूप से आकर स्नान करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करते हैं। केदारनाथ जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं। आज रुद्राभिषेक है और बाबा का विश्वनाथ जी का भी। लोग सभी जगह से श्रद्धालु गढ़ा के भोलेनाथ जी में अपनी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतनी भीड़ है पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से स्नान, चेंजिंग रूम, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से, साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। योगी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सभी व्यवस्थित जा रहे आ रहे हैं और हम यहाँ से फिर प्रयागराज और काशी के लिए दर्शन करेंगे। मेहर माँ के हमने दर्शन किए। पहाड़ के विंटर सीजन में इस बार महाकुंभ के चलते पर्यटक खासे कम हुए हैं, लेकिन अब अप्रैल से पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। पिछले साल पर्यटकों को नैनीताल में फजीहत झेलनी पड़ी और उसके बावजूद अभी कैसे इंतजाम है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नैनीताल में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। पिछले सालों की भीड़ के बाद प्रशासन इस बार क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है, तो कैची धाम और नैनीताल में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के काम में जुटा है। पर्यटन सीजन से पहले 500 से 700 गाड़ियों की पार्किंग तैयार कर पाना अभी भी चुनौतियों से भरा हुआ है, तो रिंग रोड का प्रस्ताव अब भी शासन में लंबित है। हालांकि सड़क चौड़ीकरण में काम को मुक्ति दिलाने की योजनाओं पर प्रशासन काम कर रहा है। उसमें जो ट्रैफिक है उसको हम लोग वन वे करें। जब 500 व्हीकल्स की पार्किंग एक जगह पर बनेगी तो वहाँ उस पार्किंग के कारण भी कुछ कंजेशन क्रिएट होने की संभावना बनेगी। उसको देखते हुए उसको ईज आउट करने के लिए जो रिंग रोड है ये काम आएगी। इन सब तैयारियों के बाद हाई कोर्ट ने भी कई कामों पर ब्रेक लगाया है। नैनीताल में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के कामों और ध्वस्तीकरण के कामों को हाई कोर्ट में चुनौती मिली है, तो कोर्ट ने कई कामों पर फिलहाल रोक लगाई है। शहर की कैरिंग कैपेसिटी और वाहनों के मूवमेंट पर भी कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो सुविधाओं का विस्तार करने की योजनाओं पर ब्रेक लगा है। इस PIL में हमने साइंटिफिक बातें लिखी हैं, नैनीताल की जियोलॉजिकल और नेचुरल फैक्ट और कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी यहाँ की, इन सब में हमने उस PIL में चर्चा करी है, लिखा है। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो हर टाइप के काम में रोक लगाने के लिए ऑर्डर दिया है। बहरहाल नैनीताल में इस बार भी सीजन में अच्छी भीड़ रहने की उम्मीद है और प्रशासन के आगे हाई कोर्ट के निर्देशकों के बाद काम पूरा करने की चुनौती बन रही है। हालांकि नैनीताल के साथ प्रशासन को शहर से बाहर और हल्द्वानी में बेहतर व्यवस्थाएं बनाने होंगे ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।